नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अनिशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा 1 जून से अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही सभी प्रदेशों में बिना पास के आने जाने की घोषणा को लेकर कहीं न कहीं लोगों में संशय है, जिसको लेकर अन्य प्रदेशों के लोग उत्तराखंड तो पहुंच रहे हैं, पर नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर ही इनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक बिना ई पास के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगा रखी है और जो लोग बिना ई पास के बाहर के प्रदेशों से कई सौ किलोमीटर का रास्ता तय कर उत्तराखंड के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वापस ही भेजा जा रहा है। ऐसे ही कुछ यात्री हमारी टीम को भी नारसन बॉर्डर पर भटकते हुए दिखाई दिए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। ऐसे ही कुछ यात्रियों को हमारी टीम ने नारसन बॉर्डर पर भटकते हुए परेशान हाल में देखा। कुछ लोगों का कहना है कि वो राजस्थान से आए हैं और किसी भी प्रदेश में उन्हें रोका नहीं गया, पर उत्तराखंड के बॉर्डर पर उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। आगे जाने का इन लोगों के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। किसी अधिकारी की तरफ से उन्हें कोई गाइडलाइन भी नहीं मिल पा रही। मेरे को रोक दिया गया, बोल रहे हैं कि परमिशन लेकर आओ। कहाँ से लेकर आए परमिशन? हमको मालूम थोड़ी था, या वही रोक देते हमको पहले से ही, तो हम आते नहीं। गाड़ी में तेल जला, हमारा परेशान हुए, रात को आके बाढ़ का है, सुबह सोच रहे भाई भगवान के दर्शन करें, इन्होंने रोक दिया हमको। क्या करें? प्रशासन को हाथ जोड़ की विनती है, हमको परमिशन दिलाना कष्ट करें। हमारे राजस्थान में पूरा लॉकडाउन खुल चुका है, हमें वहाँ से प्रवेश दिया है। हमारा आश्रम दुर्गाधारी चौक पर हमारा आश्रम बना हुआ है, हमारे दादाजी ने बनाया, हमारे साथ हमारे दादाजी है। और वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। हमारे 3 आदमी 2.5 महीने से भूखे बैठे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं हो रही है हमारी संतों की। उसके लिए हम खुलते हम आए, हमारे राजस्थान से कहीं नहीं रोका, हम आराम से आए हैं। अब यहाँ आने पर हमें यहाँ रोक दिया गया है, ये चौराहे पर है उत्तराखंड ये बॉर्डर पर हमें रोक दिया गया है। हम परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे दादाजी 65 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने आश्रम चलाते हैं। वहाँ पर हमारे आदमी लिखे हुए हैं, वो भूखे मर रहे हैं, 29-2.5 महीनों से। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित पास व अनुमति की आवश्यकता है। जो लोग पास व अनुमति के साथ आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। केवल उन लोगों के मामले में हुआ होगा जो लोग बिना विहित अनुमति के, बिना विहित निर्धारित प्रपत्रों के अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य के लिए आगमन करना चाहते होंगे। निश्चित रूप से ये एक आपराधिक स्थिति है। सामान्य रूप से जो लोग भी निर्धारित प्रपत्रों के साथ, निर्धारित अनुमति के साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रक्रिया का पूरा पालन करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोगों को भी सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रखें। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए दीपांशु राणा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं लक्सर की, जहां एक लेखपाल पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए आज लक्सर के कुछ किसान लक्सर एसडीएम से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी के सामने लेखपाल पर पैसे लेकर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। इन किसानों ने कहा कि लेखपाल नीलधारा गंगा में किसानों के खेतों में खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर अवैध खनन कर रहा है। किसानों की शिकायत के बाद लक्सर उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लक्सर तहसील परिसर में पहुंचे किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष लेखपाल द्वारा खनन माफियाओं को दूसरी जगह जमीन नापकर दी गई थी। जब वह जमीन बहुत गहरी हो गई और उसमें गंगा का पानी भर गया, इस बार लेखपाल ने खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर उसी खसरा नंबर की जमीन बताकर जमीन को हमारे खेत में नाप कर दे दिया और खनन माफिया अवैध खनन करने लगे। अगर हम लोगों ने खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दे डाली। खनन माफिया प्रशासन के साथ मिले हुए हैं और प्रशासन को मोटे पैसे देकर अवैध खनन कर रही हैं। बात यह है साहब कि पटवारी एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार पटवारी ने पहली बार जब यहाँ ये पट्टे का सिलसिला जारी हुआ रेत उठाने का, उसने 1246 मई को नाप करके कब्जा करा करके पिलर बंदी करा करके और अब 6 महीने पहले तक खनन होता रहा। आज वहाँ पानी हो गया तो दूसरी जगह खनन माफिया को सेट करके वो दूसरी जगह नापना चाह रहा था। इसलिए हमें उसकी शिकायत है, वो खनन माफियाओं से पैसे, मोटे पैसे लेकर के वो गलत तरीके से खनन कराना चाहता है और वो ही रगड़ा कराना चाहता है। क्योंकि पहली बार दूसरी जगह खनन कराया, अब वहाँ पानी हो गया तो अब ये दूसरी जगह करा रहा है। इसलिए हमें शिकायत है कि ये लेखपाल भ्रष्ट लेखपाल है और ये पूर्ण रूप से खनन माफियाओं से मिला हुआ है और वो मिल करके साज खा करके दूसरी जगह पैमाश कर करके वो खनन कराना चाहता है। खेत में ये जो पटवारी है ये मेरे खेत में नाप रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन सारे गांव वालों ने करा ताकि मेरा खेत
20 साल से मैं जो उतारा हूँ उसमें खनन माफिया वो खनन करवा रहा है। दूसरे 6 महीने पहले तो उधर करवा रहा था, आज मेरे खेत में खनन करवा रहा था और प्रधान को हमारे मारने की धमकी दे रहा था। पहले भी हमने पहले पैमाइश की थी हमने, और आज भी हम एसडीएम साहब के आदेश से आई है। वो पहले की तरह ही लगभग वही पैमाइश पाई गई, कोई ज्यादा अंतर नहीं। किसकी शिकायत पाए आप यहाँ? ग्रामीणों की शिकायत। किसानों की जान खतरे में है। किसानों की जमीन प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात खुर्द बुर्द की जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने ये भी बताया कि हमारे द्वारा इसकी शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई है। हमने पूरे प्रकरण को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि खनन पट्टे शासन स्तर से हुए हैं। शासन स्तर से ही मशीनें चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जहां तक किसानों की शिकायत का निराकरण करने का सवाल है, उसमें जांच टीम मौके पर भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर संबंधित लेखपाल की इसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पीड़ित किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद नीलधारा गंगा की धाराओं में बहती नजर आ रही है। अक्सर में जितने भी अभी निजी पट्टे की परमिशन इशू हुई है वो शासन स्तर से हुई है, और शासन के आदेशों के क्रम में जो भी पट्टे हैं उसमें जेसीबी मशीन को भी अलाउ किया गया है। और इसके अलावा डीएम साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो प्रॉपर जितने भी पट्टे हैं उनकी चौथी वगैरह डिफाइन की गई है और उसमें प्रॉपर पिलरबंदी लगाई गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पिलरबंदी के बाहर जाके खनन किया जाता है, ये बालावाली वाला इशू मेरे नॉलेज में आया था, तो इमीडिएटली अभी चौकी इंचार्ज और पटवारी को मौके में भेज दिया गया है। उनको कुछ कन्फ्यूज़न है कि जो पिलरबंदी है कि हमारा यहाँ तक है, तो दोबारा से उसको प्रॉपर डिमार्केट किया जा रहा है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलीगल रूप से किया जाता है या सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो बंदा इत्यादि बना हुआ है फ्लड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संबंधित खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाती है। उसको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। पिछले माह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर रखी संत रविदास की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व ने खंडित कर गंगा में फेंकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरिद्वार के 3 विधायकों के बाद अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और रावण ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन खंडित मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी मूर्ति स्थापित करे, नहीं तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होगी। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वो हरिद्वार के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि खंडित मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी मूर्ति को स्थापित करें, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज हरिद्वार एसएसपी से बात की गई। उन्होंने कहा कि आप यहां आकर बात करें। उनसे बात करने के लिए ही हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से बात की जा रही है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। यदि प्रशासन ने जल्द इसकी सुधर नहीं ली तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन नहीं जागा तो कुछ ही दिनों में बड़ा आंदोलन भीम आर्मी द्वारा किया जाएगा। यहाँ जो जिला वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोग आ जाइए। पिछले 5 दिनों से वो खंडित मूर्ति ज्ञापन के बाद भी वहीं रखी हुई है, ना तो उसको वहाँ से बदला गया, ना ही उसको वहाँ से हटाया गया। तो एक तरह से 30 करोड़ संक्रमण राज्य महाराज जी का अपमान किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं आज मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट भी किया था कि आज हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप आ जाइए। फिर यहाँ ही बैरिकेडिंग लगा के जो है उत्तराखंड पुलिस होकर खड़ी हुई है, 1 घंटे में यही अधिकारी आएंगे। अगर सरकार जो है सरकार के इशारे पे किसी तरह से जो है दलितों का अपमान किया जाएगा तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, अभी मैं लॉकडाउन के पालन और कानून के पालन की वजह से चुप यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर सरकार नाजायज करेगी और तानाशाही दिखाएगी तो हम सरकार को हौसला लाना मिलाएंगे जी। अभी उनको सूचना लगी है तो वो लोग पहुंचे, वो अधिकारी से वार्ता कर रहे हैं। जरूरी ये है कि वो खंडित प्रतिमा वहाँ से क्या तो हटाई जाए या फिर वहाँ उसकी जगह नई प्रतिमा लगाई जाए। अगर उसको साझी रूप से टूटी प्रतिमा को वहाँ रखा जाएगा तो ये अपमान जो है अब उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन यहाँ करके बर्दाश्त नहीं किया। अब तक हुआ ही नहीं हूँ। अगर मैं अपनी पे आगे जाने पे तो फिर मैं जाके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ कानून का पालन कर रहा हूँ। इस मौके पर एसपी देहात रुड़की स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हरिद्वार में खंडित मूर्ति को लेकर ज्ञापन दिया गया था। उस संबंध पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेने भीम आर्मी प्रमुख आए थे। इस बाबत एसडीएम भगवानपुर को मौके पर बुलाया गया और दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ है। में उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, उस ज्ञापन के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी लेने आए थे प्रशासन के द्वारा।
एसडीएम भगवानपुर महोदय के द्वारा तो अवगत कराया गया। दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और कुछ बातों पर सहमति बनी है, जिसके क्रम में संवाद का ये क्रम आगे भी चलने की बात बताई गई है। अलग अलग स्तरों पर इनकी भावनाओं से उच्च स्तर पर लोगों उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जो भी विहित प्रक्रिया के अनुसरण के उपरांत जो परिणाम होंगे वो सभी सर्व संबंधित को मान्य होंगे। ऐसी प्रतिबद्धता सभी संबंधित पक्षों द्वारा व्यक्त की। खबर उत्तराखंड के भगवानपुर से है, जहां 3 दिन पहले लापता हुए अधेड़ का शव 31 मई को खेतों में पड़ा मिला था, जिसकी मृतक के पुत्र ने नामजद अपने ही सगे मामा की तहरीर पुलिस को दी थी। मृतक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, जिसमें मात्र 48 घंटों में पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया और 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात के स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मृतक आरोपी का जीजा था। आरोपी ने 1.5 वर्ष पहले अपनी पुत्री की शादी की थी, जिसको लेकर आरोपी का जीजा उस पर लड़की को बेचने की कमेंट करने लगा। मृतक रिश्तेदारों में भी आरोपी के बारे में यही कहता फिरता था कि मोती ने तो अपनी लड़की को बेचा है, वरना इतनी शानदार शादी करने की उसकी हैसियत नहीं है। हद तो तब हो गई जब मृतक कुछ दिन पूर्व आरोपी के घर पहुंचा और फिर से वही बात दोहराई और कहा कि दूसरी लड़की को कितने में बेचेगा। ये बात आरोपी से बर्दाश्त नहीं हुई और आरोपी ने अपने भाई की मदद से मृतक सुखदर्शन की हत्या कर दी। मोती के मुताबिक मृतक सुखदर्शन उस पर गलत कमेंट करता था, इसलिए उसने अपने ही जीजा को उसके घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। का शव ग्राम छापुर थाना भगवानपुर के अंतर्गत खेत से बरामद हुआ था, जिस संबंध में उसके पुत्र के द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी हत्या उसके ही मामा जो मोतीलाल है और उसके साथियों के द्वारा की गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302-34 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक पल्सर बाइक पर 2 व्यक्तियों का घटना के उपरांत जाते हुए दिखना प्रकाश में आया। उस आधार पर उन दोनों की शिनाख्त की गई। तो एक की पहचान मोतीलाल और दूसरे की पहचान उसके सगे भाई मुरारी के रूप में हुई, जो हल्लू माजरा थाना भगवानपुर के निवासी हैं। इन्हें जब हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि मृतक के द्वारा अभियुक्त की पुत्री के विवाह के दौरान कुछ असम्मानजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे ये व्यथित थे और तब से ही बदले की फिराक में थे, इसकी हत्या करना चाहते। सर पुलिस टीम उक्त घटना के 48 घंटे के अंदर खुलासे के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण खुलासा है और इसमें जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग का मुजाहिरा किया गया है, वो अपने आप में एक अच्छे टीम प्रयास कर दी जाए। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।